नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं, जिस विषय का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हमारे शिक्षाविद भी और हमारे अभिभावक जन भी इस चीज़ को लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स के सूचनार्थ बता दूं कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और जिनकी आयु लगभग 6 वर्ष की हुई है, उन बच्चों को अपने एडमिशन को लेकर के काफ़ी चिंता बनी हुई है। और ये खास तौर पर हरियाणा के अंदर तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देश दे दिया गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, पहले 5.5 वर्ष के बच्चे को भी पहली कक्षा में दाखिला दे दिया जाता था, लेकिन अब 6 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये सारा कुछ निर्णय लिया गया है और लगभग पूरे देश के हर राज्य और केंद्र शासित राज्य के अंदर 2026-27 से इस नियम को लागू कर दिया गया है। हाल ही में हरियाणा के अंदर भी एक अपील दायर की गई थी, जिसमें पहली कक्षा में बच्चों की आयु को लेकर के कुछ रिलैक्सेशन देने की बात कही गई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी सख्ती के साथ इस बात को नकार दिया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किसी भी ऐसे विद्यार्थी को पहली कक्षा में एडमिशन नहीं दिया जा सकता जिसकी आयु 6 वर्ष से कम होगी। जी हाँ, अब आइए डिस्कस करते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आखिर है क्या और क्यों इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आया गया। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी शिक्षा नीतियाँ बनाता है, उनकी तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ये एक सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर के आया गया और जिसको पूरे भारतवर्ष के अंदर एक समकक्ष रूप देकर के लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं और लगभग 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया है। और इसमें एक फार्मूला दिया गया है 5+3+3+4। जी हाँ, इसमें एक आयु के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जानी है और जो +2 तक की हमारी एजुकेशन होती थी, जो अभी तक कोई बच्चा किसी भी क्लास में एडमिशन ले लेता था, तो उस सिस्टम को एक नियमावली के तहत बनाया गया है और उस नियम के अनुसार पूरे देश के अंदर एक समकक्ष और एक जैसा रूप रहे, उसको ध्यान में रख करके हर प्रदेश को निर्देश दिए गए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को एजुकेशन दी जाए। वैसे तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य जो है वो भारत के हर उस युवा को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, ताकि उस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर सकें और देश को 2047 तक, जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक देश पूर्ण रूप से विकसित हो, और उस विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई है। इसमें 6 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता, यानी कि जो बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेगा उसकी आयु कम से कम 6 वर्ष की होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इसको NEP 2020 के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश में इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और जो पहले ये 5 दिखाया गया है, इसमें 5+3+3+4, ये जो पहले 5 वर्ष है ये बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स के रहेंगे और इसमें बच्चों को सामान्य सी बातें सिखाई जाएगी और इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यानी कि पहली और दूसरी कक्षा को कवर किया जाएगा। और ये जो हमारा समय रहेगा वो 3 से 8 साल का जो आयु वर्ग का बच्चा है उसको फाउंडेशन कोर्स के अंदर या फाउंडेशन ग्रेड के अंदर, लेवल के अंदर रखा जाएगा और इन बच्चों को केवल सामान्य सी बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव ना हो जिसके कारण बच्चे के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक जीवन के ऊपर कोई असर पड़े। उसके बाद जो बच्चा 3 से 8 वर्ष का होगा और इसके अंतराल में जो 5
वर्ष ये बचते हैं, इसमें बच्चा ग्रेड 1 और 2 की पढ़ाई पूरी करेगा। और उससे पहले उसको, अगर वो स्कूल में जाता है, जैसे प्री स्कूलिंग उसकी होती है, उसमें केवल उसको फाउंडेशन के रूप में उसको सिखाया जाएगा। उसको सामान्य आचार व्यवहार की चीज़ें और कलर्स वगैरह, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, ये हल्की फुल्की सी चीज़ों की जानकारी उसको दी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो +3 है, 5 के बाद +3 जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, वो 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे के लिए रहेगा। और इस दौरान जो ये 3 वर्ष जो रहेंगे वो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें बच्चे को ग्रेड 5 तक यानी कि 5वीं तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। और यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक और बात रखी गई है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़ाया जाएगा। जो उसकी मदर टंग है उसके अंदर ही उसको एजुकेशन दी जाएगी, क्योंकि ये इस बात की ओर संकेत करता है कि लैंग्वेज को लेकर के बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो और बच्चा अपनी भाषा के अंदर अपने आसपास की चीज़ों को सीखे। और सामान्य सी चीज़ें इसमें जैसे मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, हिंदी है, और उसकी मदर जो टंग है उससे संबंधित जो बातें हैं वो बच्चों को यहाँ पर बताई जाएंगी। और जो बच्चा 11 साल का हो जाएगा, 11 साल तक के बच्चे को ग्रेड 5 कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद +3 और है, जो कि हमारी 6 से 8 तक की एजुकेशन रहेगी। छठी, 7वीं और 8वीं जो +3, 5 +3 जो नेक्स्ट सेकंड टाइम 3 आया है, इसमें बच्चे को छठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चे को पढ़ाई करवाई जाएगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय रखा गया है वो ये रखा गया है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, उनको वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाए, ताकि बच्चे स्किल लेकर के स्कूलिंग जब वो करे तो स्किल लेकर के वो स्कूल से बाहर निकले। और अभी तक वैसे तो हरियाणा के अंदर भी और पूरे भारतवर्ष के अंदर एक वोकेशनल कोर्सेज स्कूलों के अंदर चलाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग ट्रेड के 9वीं क्लास के बाद उनको वोकेशनल कोर्स में एडमिशन दिया जाता है, जो आईटी के अंदर भी है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी है, ऑटोमोबाइल में भी है, रिटेल में भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस में भी है, और भी काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं जो कि बच्चे की स्किल को डेवलप करते हैं वो स्कूलिंग के साथ साथ दिए जाते हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस लेवल को और नीचे लेकर के आया गया कि बच्चों को ये सारी कौशल से संबंधित जो शिक्षा है वो 6th स्टैंडर्ड से दी जाए। और जो +3 है वहाँ पर क्लास 6 से लेकर के, और बच्चा जब 12वीं तक जाता है तो उसको वोकेशनल के साथ जोड़ा जाए, ताकि उस बच्चे के अंदर स्किल भी पैदा हो और वो स्किल लेकर के फिर वो आगे बढ़े। तो 14 वर्ष का बच्चा 8वीं क्लास की जो पढ़ाई है वो अपनी पूरी करेगा। पहले 5 साल फाउंडेशन लेवल के रहेंगे, जिसमें ग्रेड 1 और 2 करेगा। नेक्स्ट 3 ईयर में वो अपनी तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट 3 जो है वो 6th, 7th और 8th जो कक्षा है वो कंप्लीट करेगा। और उसके बाद बचते हैं हमारे +4। जो ये पीरियड है ये बच्चे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड है, क्योंकि 9वीं से और 12वीं तक जो मेन स्ट्रीम में बच्चों को आना है, तो यहाँ पर बच्चे अपनी 12वीं की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर भी व्यावसायिक शिक्षा को जो है वो काफ़ी महत्व दिया गया है। और जो 6 वर्ष का जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से कई लोगों को बड़ा अजीब लगता है, और कई अभिभावक इस चीज़ को लेकर के बड़े परेशान भी होते हैं कि 6 वर्ष के बच्चे, हमारा बच्चा 5.5 साल का है जी, हमारा 5.25 साल का है जी, हमारा 5 साल 3 महीने का है जी। तो इन सारी समस्याओं को सरकार ने सिरे से नकार दिया है। और हरियाणा के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश कुछ दिन पहले दिए हैं, और हरिभूमि के अंदर खबर छपी है। अगर आप मेरे इस पेज पर आकर के आप लोग देखोगे तो एक हरिभूमि की जो एक कटिंग है वो मैंने लगाई है, जिसमें सिरे से माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा न्यायालय ने इस बात को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है कि किसी भी बच्चे को 6 वर्ष की आयु से अगर वो कम है तो पहली कक्षा में एडमिशन ना दिया जाए। तो अभिभावक जन इस बात के लिए अपने आप को निश्चिंत कर लें कि अगर आपके बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम है तो किसी भी सूरत में उस बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। आपको किसी भी व्यक्ति से इस विषय में पूछने की आवश्यकता नहीं है,
कई प्राइवेट स्कूल के अंदर, कई सरकारी स्कूल्स के अंदर अभिभावक आकर के इस बात को लेकर के जोर भी देते हैं कि हमारे बच्चे की जो उम्र है जी 5.5 साल का हो गया, इसको पहली कक्षा में एडमिशन दिलवाओ, या हमारा बच्चा 5 साल 7 महीने का हो गया है तो इसको एडमिशन दो। तो ऐसा संभव नहीं है। 1 अप्रैल 2026 को जिस बच्चे की आयु पूरी 6 वर्ष होगी उसी बच्चे को पहली कक्षा के अंदर एडमिशन मिलेगा, अन्यथा उसको फाउंडेशन कोर्स के अंदर वहीं पर रहना पड़ेगा और ग्रेड 1 और 2 की पढ़ाई उसको अभी नहीं करवाई जाएगी। उसके पश्चात जो एनईपी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका जो उद्देश्य है वो मुख्यतः जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें एक बड़ा बदलाव करना है, क्योंकि समय जिस तरीके से बदल रहा है और समाज को जिस तरीके से शिक्षित लोगों की आवश्यकता है उस अनुरूप उनको मैन पावर मिले, उनको ह्यूमन रिसोर्स मिले, उस रूप में वो अपने स्कूलिंग को चेंज करके, अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि 21वीं सदी के लिए स्किल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर हमारा बच्चा तैयार होकर के निकले। उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की बात की गई है और व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के जब स्कूल से बाहर भी बच्चा निकलता है तो वोकेशनल यूनिवर्सिटीज़ पूरे देश के अंदर स्थापित की जा रही है, ताकि बच्चा वोकेशनल के अंदर आगे अपना कैरियर कंटिन्यू कर सके। न केवल वो 6ठी से 12वीं तक ही वोकेशनल पढ़े, बल्कि इसके आगे भी वो वोकेशनल को पढ़ सकता है। और प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर भी और हरियाणा से बाहर भी वोकेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं, जिसमें स्किल एजुकेशन दे करके बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि वो अपना स्वरोजगार भी तैयार कर सकें और अपना कोई न्यू स्टार्टअप भी तैयार कर सके और उसके साथ साथ वो दूसरों को जॉब भी प्रोवाइड कर सके। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन उद्देश्य रहेगा। दूसरा, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के भी काफ़ी दबाव बच्चों के ऊपर रहता था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रोविज़न रखा गया है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं बच्चों को केवल साल में एक बार परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड में बच्चों को 2 बार साल में बैठने का अवसर मिलेगा, अगर अच्छे तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो जाती है। और दूसरा, इसके अंदर ये रहेगा कि बच्चों को रटने, कई चीज़ें बच्चों को क्वेश्चन बच्चे लर्न करते हैं, फिर उसको रटते हैं और उसके बाद फिर उसको लिखते हैं। तो इस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रेक देना चाहती है कि बच्चों के अंदर रटने की जो एक बुरी आदत है उस हैबिट को कम किया जाए और उसके साथ साथ एक समझ वाली शिक्षा हो, बच्चों को समझ में आए कि विषय क्या है और विषय उसको क्या बताना चाहता है और वो बच्चे को क्या सीखना चाहिए। तो इस तरीके की प्रयास जो बोर्ड की परीक्षा को लेकर के किया गया और उसमें एक मूल्यांकन को लेकर के कि बच्चे का अच्छे तरीके से मूल्यांकन हो, केवल टेस्ट जो रिटर्न जो होता है केवल उसी के ऊपर जोर ना दिया जाए, बल्कि बच्चे की समझ, कि बच्चा कितना समझ पा रहा है किसी चीज़ को, उसका मूल्यांकन किया जाए। उसके बाद अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समग्र शिक्षा है कि हर प्रकार से उसको शिक्षित किया जाए और कौशल विकास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। जैसा कि पूरे भारत के अंदर ये एजुकेशन के अंदर एक बदलाव, नया बदलाव है कि केवल वही फॉर्मल चीज़ें बच्चों को ना पढ़ाई जाए क्लासरूम के अंदर, बल्कि उसके साथ साथ जैसे विदेशों के अंदर, खासतौर पर चाइना के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर कोई स्किल दे करके उसको तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भारत के स्कूलों के अंदर भी वोकेशनल कोर्सेज चला करके बच्चों को स्किल से तैयार किया जाता है। जहाँ पर ऑटोमोबाइल की ट्रेड है, बच्चों को वहाँ पर ऑटोमोबाइल की सर्विस से रिलेटेड काम सिखाया जाता है। उसके साथ साथ जहाँ आईटी की ट्रेड है वहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना सिखाया जाता है, ताकि उसको अगर जॉब के लिए जाना पड़े तो जॉब में जाने के बाद जब वो स्कूल से बाहर निकले तो उसके पास कम से कम अपने हाथ में कोई वोकेशनल का कोई डिप्लोमा डिग्री हो और वो वोकेशनल की डिप्लोमा डिग्री उसको रोज़गार दिलवाने में सहायक हो। जैसे लड़कियों के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस की ट्रेड है आजकल, लड़कियों को और युवाओं को और सबको ही सजने संवरने का शौक़ है और बड़ी मोटी अमाउंट लोग अब अपने ब्यूटी एंड वेलनेस के ऊपर खर्च करते हैं।
और आप लोग देख सकते हैं शहरों के अंदर कितने बड़े बड़े शादियों में, विवाह में और वैसे भी रूटीन में भी लोग अपने स्किन को लेकर के काफ़ी अवेयर हुए हैं। तो हमारे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ इस प्रकार का कोर्स लेकर के भी जब अपनी स्कूलिंग पूरी करे, बाहर जाए, अगर वो रोज़गार स्टार्ट करना चाहते तो ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे कोर्सेज भी वोकेशनल के तौर पर स्कूलों के अंदर आए हैं। उसके साथ साथ जो हमारा नर्सिंग जैसा है कि नर्सिंग की तरह कोर्स वहाँ पर चलता है, आईटी का है, फिजिकल एजुकेशन का है, रिटेल का है, मैनेजमेंट का है। तो काफ़ी सारे न्यू न्यू जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो बच्चों को 6 स्टैंडर्ड से ही सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देना चाहती है, और जिससे कि बच्चे स्किल्ड हों, और अगर वो विदेशों के अंदर भी जाते हैं कम से कम उनके पास एक स्किल हो और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट उनके हाथ में हो, जिसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रिकॉग्नाइजेशन हो। ऐसा सर्टिफाइड करके उस बच्चे को तैयार करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भेजने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद वैसे तो एक बड़ा बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाती है उससे होने वाला है, और जो 5+3+3+4 की जो ये संरचना है, ये बच्चे को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की संरचना है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा के अंदर लागू हो चुकी है, जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा के अंदर 2026 तारीख से पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी ऐड होनी बाकी हैं, वो भी बड़ी जल्दी से ऐड हो जाएगी, क्योंकि बदलाव एकदम से नहीं होता। और जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा पहली कक्षा में नहीं ले सकेगा दाखिला, तो ये डेफिनेटली हो चुका है और ये होगा भी। और वोकेशनल के लिए जैसे 6ठी क्लास से बात की जा रही कि वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए, उसके लिए ग्राउंड लेवल पर तैयारी की जा चुकी है। बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रिप्स वगैरह का अरेंजमेंट हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो 9वीं से 12वीं तक वोकेशनल का काम लगभग सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा शायद ही कोई बचा हो जहाँ पर वोकेशनल की कोई ट्रेड ना आई हो। अगर कहीं नहीं आई है तो बहुत जल्दी से वोकेशनल की जो ट्रेड है वो सभी स्कूलों के अंदर आ जाएगी। और 1 अप्रैल 2026 से जो नया एडमिशन होगा उसमें पहली कक्षा में एडमिशन लेने वाले की बच्चों की जो आयु है वो हर हालत में 6 वर्ष की होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिभावकजन जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो बार बार आकर के, चाहे उनका बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, वो टीचर्स के साथ जा कर के या स्कूल मैनेजमेंट के साथ जा कर के किसी भी प्रकार का मतभेद या उनके साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीतियां बनाता है और जिसका नाम अब बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो नेशनल लेवल पर हमारी एजुकेशन को देखता है, उसका नाम पहले MHRD था, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला जाता था। अब उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की सारी जिम्मेवारी जो है वो हर प्रदेश की है। और कई बातों को लेकर के शिक्षा विभाग, अभिभावकजन, शिक्षा विभाग तो नहीं, जो स्कूल मैनेजमेंट के लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं या अभिभावकजन हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय में भी लेकर के गए थे। और हरिभूमि में 19 जनवरी को साफ सुथरी सी खबर आई है कि नए सत्र से पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की आयु होना जरूरी है, जिसमें स्पष्ट कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है उसकी अनुपालना करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। और शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बच्चे 6 साल की उम्र पूरी नहीं करते उनको पहली कक्षा में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस बात के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहले शिक्षा विभाग की नियमावली 2011 के तहत 5 साल 6 माह की उम्र में भी बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन दिया जा सकता था, यानी कि आज से पहले
या पिछले सेशन तक भी जो बच्चा 5.5 वर्ष की आयु 1 अप्रैल 2000 या 1 अप्रैल को पूरी कर लेता था, उसको एडमिशन दे दिया जाता था, जो कि नियमावली जो एजुकेशन हरियाणा शिक्षा नियमावली 2011 थी। लेकिन अब केवल हरियाणा की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर इस नियमावली के ऊपर सबको एक्शन लेना पड़ेगा। और लगभग 30 राज्य और केंद्र शासित राज्यों ने इस नियमावली को अडोप्ट कर लिया है। इस विषय में जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो उन विशेषज्ञों का कहना कि शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 6 साल की उम्र में बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से पढ़ाई के लिए दबाव को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे की साइकोलॉजी को लेकर के, फिजिकल हेल्थ को लेकर के, उसके मेंटल हेल्थ को लेकर के ये निर्णय लिया गया है। और जितने भी हमारे एक्सपर्टीज हैं एजुकेशन के फील्ड में, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे शिक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि 6 साल की उम्र का बच्चा मानसिक शारीरिक रूप से पढ़ाई के दबाव को बेहतर तरीके से संभाल पाता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर अभिभावक जनों का भी, सिलेबस का भी एक अनावश्यक दबाव रहता है, जिसके लिए बच्चा कम उम्र में तैयार नहीं हो पा रहा था। और बार बार रिसर्च हो रही थी कि बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए जब बच्चा पहली कक्षा में पहुंचे। लेकिन नियमावली 2011 में कुछ बदलाव था और उससे पहले बच्चे जो हैं 6 वर्ष की आयु से पहले भी पहली कक्षा के अंदर एडमिशन ले सकते थे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 है, उसमें 5+3+3+4 का जो ये सिस्टम है, ये दृढ़ता से लागू किया जाएगा और ये मॉडल पूरे देश के अंदर चलेगा। पहले 3 साल प्री स्कूल चलेगा और उसके बाद कक्षा 1 और 2 होनी पूर्ण होगी, यानी कि जो 5 साल जो +5 है वो 5 साल फाउंडेशन के लिए रहेंगे। इसलिए सभी अभिभावकजन इस विषय में, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और जिनको अभी अपने बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिल करवाना है, वो इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि यदि आपके बच्चे की आयु कम है तो आप इस विषय को लेकर के ज़्यादा भ्रामक ना हो, क्योंकि इस विषय में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ना कोई स्कूल, ना कोई स्कूल मैनेजमेंट और ना ही शिक्षा विभाग। वो आपको अडोप्ट करना ही करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो फैसला लिया गया है, हायर एजुकेशन को लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी कुछ रहेगा कि बच्चे को केवल स्कूलिंग तक नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन के अंदर केवल 2 विषयों को छोड़ा गया, एक मेडिकल और एक जो हमारा वकालत वाला विषय होता है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी विषय हैं उसको नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उस ढांचे में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पारंपरिक सिस्टम को अडोप्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कहते हैं कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य जो है वो शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से ढालना है। जो पिछले काफ़ी वर्षों से जो ये एक सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को अब जो शिक्षा मंत्रालय है वो ख़त्म करने जा रही है। और लक्ष्य है कि 2030 तक सकल नामांकन अनुपात हो 100% अनुपात में जो है वो नामांकन हो, कोई भी बच्चा पढ़ाई से ना छूटे और शिक्षा में जो गुणवत्ता है, जो समानता है और बच्चों तक जो पहुंच बढ़ाना है और छात्रों की रचनात्मक क्षमता और समग्र विकास को ध्यान में रख करके जो नियम बनाए गए हैं उसको सख्ती से लागू करवाना है। संक्षिप्त में नई शिक्षा नीति जो 2020 का लक्ष्य है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के हिसाब से और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना है। और जो रटने वाली प्रथा थी, जो रटने वाला समय था, अब वो चला गया है। अब बच्चों को समझ से, कौशल से अपने एजुकेशन की ओर केंद्रित करना है और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में निश्चित रूप से उसके लिए राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन में भी हर विषय
को इसके साथ जोड़ा गया है। केवल मेडिकल और जो लीगल जो लॉ वगैरह का कोर्सेज हैं या डिग्रीज़ हैं उनको इस विषय से थोड़ा सा बाहर रखा गया है, बाकी हर विषय को इसमें जोड़ दिया गया है। +2 वैसे ही होती रहेगी। कईयों का है कि +2 सिस्टम को तोड़ दिया गया है, लेकिन +2 तक बच्चा जो है उसकी जो आयु है वो कम से कम 18 साल रहेगी, जिससे कि एक रूपता रहेगी। और 5+3+3+4 हम लोग सोचते थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला लगाया गया है, और ये मैथमेटिकल फार्मूला बच्चों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से मजबूत करके कौशल युक्त शिक्षा देने के लक्ष्य से किया गया है। और भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से लगातार राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। उसके साथ साथ इससे शिक्षा के अंदर एक ज़बरदस्त बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि हम लोग भी जब शिक्षा लेते थे हम लोग वही सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें लेते थे, और बार बार लोगों की तरफ से भी और पढ़े लिखे तबके की तरफ से भी एक बात सामने आती थी कि भाई एजुकेशन लेने के बाद हमारे बच्चे स्किल्ड नहीं हो पाते, उनके पास कोई हुनर नहीं होता जिससे कि वो अपना कारोबार, अगर नौकरी ना मिले तो वो कोई अपना काम कर सके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार की समस्त प्रकार के जो ये विचार थे उनको जगह दी गई है, और व्यावसायिक शिक्षा जो है उसको देने का प्रयास किया जाता है। कहते हैं कि चाइना में जो बच्चे हैं, जापान में जो बच्चे हैं, स्कूल लेवल पर ही वो कोई ना कोई स्किल उनको सिखाई जाती है, उनको कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, जिससे कि जब वो अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं तो उसके बाद उनके पास एक योग्यता होती है और वो अपना काम कोई शुरू कर सकते हैं, या कहीं पर नौकरी करने के लिए उनके पास पर्याप्त जो है वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह उनके पास होता है। तो +2 के साथ साथ बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन देने पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जोर दिया गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि हर पेरेंट्स की ये कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, और वो बिल्कुल जैसे प्री नर्सरी के अंदर ही बच्चा जाता था तो उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता था, जिससे कि बच्चे के ऊपर बड़ा प्रेशर रहता था। जो बच्चा अभी अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सीख ही रहा होता है, उस बच्चे को जिस पारिवारिक माहौल के अंदर पढ़ाया जा रहा है, और वो दूसरी लैंग्वेज को इतनी आसानी से नहीं सीख पाता, और जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर बड़ा दबाव रहता था। इसलिए 5वीं कक्षा तक जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में देने के निर्देश जो है वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य की सरकार की तरफ से भी किए गए हैं कि 5वीं क्लास तक हर बच्चा अपनी मातृभाषा के अंदर शिक्षा को ग्रहण करे। उसके साथ साथ जो दूसरा विषय इसमें लिया गया है, इसमें 3 लैंग्वेज सिस्टम का भी प्रावधान है कि बच्चा कम से कम 3 लैंग्वेज जो है वो रखे, उसको 3 लैंग्वेज पढ़ने के लिए दी जाए। तो ये भी अपनी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन जो वोकेशनल का जो विषय इसके साथ जोड़ा गया है वो एक बड़ी बात है। और उसके साथ साथ अगर बात करें अन्य मुद्दों के ऊपर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या होगा, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसमें कोई राय नहीं है कि एक बदलाव होगा। जो भारत के अंदर न्यू स्टार्टअप की बात की जा रही है, बचपन से ही बच्चों के अंदर एक कल्चर बनेगी, किसी चीज़ को सीखने की जो हैबिट बनेगी, और वो हैबिट और सीखने की जो कल्चर है अगर उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में फिट बैठ जाती है तो उसको लेकर के वो उस आइडिया के साथ आगे बढ़ सकता है। कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से एक बिल्डथन जिसको बोलते हैं वो प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें विकसित भारत को लेकर के स्कूल के बच्चों से आइडियाज़ लिए गए और करोड़ों रुपए के इनाम उसमें रखे गए कि बच्चों के पास यदि कोई आइडिया है किसी विषय को लेकर के, वो किसी टॉपिक के ऊपर, किसी आइडिया के ऊपर काम कर सकता है, तो वो अपने आइडिया के ऊपर एक मॉडल तैयार करे, उस मॉडल को तैयार करके उसकी एक पीपीटी बना करके उसका एक
एक प्रोजेक्ट के तौर पर उसको लेकर के आकर के और उसकी थोड़ी सी उसको समरी के साथ जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की साइट है उसके ऊपर अपलोड करवाया गया और देश के करोड़ों बच्चों ने उसके अंदर भाग लिया और अपने अपने आइडियाज़ और इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ बच्चों ने उसमें लेकर के आए और जिन बच्चों ने बहुत बढ़िया आइडिया दिए उन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, उन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, उन बच्चों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया, उन बच्चों को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया और उन बच्चों के दिमाग के अंदर वो आइडिया फिट कर दिया गया कि आप लोग भी किसी स्कूल लेवल पर ही साइंटिफिक आइडिया लेकर के आगे बढ़ सकते हो। ठीक उसी प्रकार से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब बच्चों को इसी तरीके की एजुकेशन दी जानी है ताकि उनके आइडियाज़ को पंख लगे और इंटरप्रेटर के साथ जोड़ करके जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, हो सकता है कि एक गरीब बच्चा है, एक सामान्य बच्चा है, लेकिन उसके पास आइडिया बहुत बड़ा है और वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाती, उस बच्चे को आर्थिक जो है वो दबाव का सामना करना पड़ता है, इकोनॉमिकली वो इतना साउंड नहीं है कि वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस बीच में जो NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो विभागीय निर्देश हैं उसके तहत वो हर साल बच्चों से इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और बच्चा अपने उस आइडिया को उस पोर्टल के ऊपर डाउनलोड करता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता है। यदि उसका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो उसको उस तरह की किसी जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी है या इस्टेब्लिश्ड फर्म है उसके साथ कोरिलेट कर दिया जाता है, जिससे कि उस बच्चे के आइडिया के हिसाब से उसको वहाँ पर पार्टनरशिप या हिस्सेदारी भी मिलती है और उसके साथ साथ वो अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। यानी कि उसको एक प्लेटफॉर्म सरकार मध्यस्थता करके देने का काम करती है। यही मुद्दा जो है, यही उद्देश्य जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है। और उसके साथ साथ बहुत सारे कंपटीशन बच्चों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर करवाए जाते हैं। वो स्कूल लेवल पे भी है, ब्लॉक लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पर भी है और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी। जो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भेजने का काम करता है। तो इस विषय में किसी पेरेंट्स को या किसी अभिभावक को हताश, निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि भारत सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है इसमें किसी प्रकार का बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है या बच्चों को सीखने का इसमें अवसर नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो है जब स्कूल लेवल पर ही एक साइंटिफिक जो सोच है वो डेवलप होगी तो निश्चित रूप से देश हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेगा। 2047 का जो लक्ष्य विकसित भारत का है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस सपने को, उस टाइम पीरियड को कम करने का काम करेगी कि 2047 से पहले भी अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है, वोकेशनल के ऊपर बहुत अच्छे से काम हो जाता है, बच्चे रोज़गार ढूंढने की बजाय अपने आइडिया से रोज़गार देना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा संभव हो सकता है। तो पुनः मेरा अभिभावक जनों से निवेदन है कि जिन अभिभावकों के जिन पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो अभी छोटे हैं और हमारे पास भी कई बार कॉल्स आती है कि मेरे बच्चे की उम्र 5.5 साल है जी, मेरे बच्चे को पहली क्लास में नहीं लिया जा रहा है, पिछले साल तक तो ये हो गया था लेकिन इस साल ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जिस बच्चे की आयु 1 अप्रैल को 6 वर्ष की होगी उस बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन दे दिया जाएगा, अदरवाइज उसको जो है वो फाउंडेशन लेवल में ही चलता रहेगा, जो 5 साल का फाउंडेशन लेवल दिया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य आपको समझ में आ गया होगा कि समग्र शिक्षा, हर तरीके से सार्वभौमिक विकास बच्चे का करना है, कौशल विकास बच्चे का करना है। और दूसरी बात, जो मेन बात यहाँ पर
एजुकेशन के साथ जोड़ी गई है, वो बात है कि हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन, हम और आप लोग बैठ कर के देख रहे हैं, डिजिटल का ज़माना है और डिजिटली बच्चों को साउंड करना है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले कोरोना जैसी महामारी में बच्चे जब स्कूल में नहीं जा पा रहे थे तो बच्चे घर पर रहे और उस दौरान बच्चों का काफ़ी लॉस भी हुआ, क्योंकि हम लोग एक ऐसी हैबिट के अंदर अपने बच्चों को हैबिचुअल कर चुके थे कि क्लासरूम में बैठ कर के ही टीचर पढ़ा सकता है। बच्चे को फिजिकली स्कूल में आना पड़ेगा, बेंच पर बैठना पड़ेगा, टीचर चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड के ऊपर आएगा, उसके बाद बच्चे को पढ़ाएगा और उसके बाद बच्चा सीखेगा। लेकिन कोरोना जैसी महामारी जब देश के अंदर आई, देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आई, पूरी दुनिया उससे परेशान भी हुई, काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ, बहुत लोगों की जानें भी गई, जोखिम में भी लोग रहे और वो इतना लंबा समय था इस सदी का कि शायद ही ऐसा बुरा समय इस सदी के अंदर लोगों ने कभी अपने जीवन के अंदर देखा हो। लेकिन कहते हैं कि जब इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। और हमारे बच्चे जो घरों में थे, अब तलाश की जा रही थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए एक विकल्प सामने निकल करके आया कि बच्चों अगर डिजिटली साउंड है, बच्चे को डिजिटल जानकारी है, तो निश्चित रूप से बच्चा अपने घर के अंदर बैठ कर के भी पढ़ सकता है। और कोरोना जैसी महामारी ने उस कंसेप्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाया और लगभग बहुत से राज्यों के अंदर बच्चों को टैब्स भी दिए गए। कई बार बच्चे उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर आए जो पेरेंट्स की तरफ से थे, लेकिन हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी को लेकर के ही कोई काम किया जाता है। जो बच्चे गरीब थे, जिन बच्चों के पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, जिन परिवारों के पास पैसे की कमी थी और वो अपने बच्चों को स्कूल तक भी भेज नहीं पा रहे थे, सरकार ने उस सिस्टम को समझा और उन बच्चों को टैब्स वगैरह भी दिए। और जिनके पास घर में मोबाइल थे उन्होंने मोबाइल से काम चलाया और उसके पश्चात ऑनलाइन जो पढ़ाने का जो सिस्टम है वो तैयार किया जाने लगा। और आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा के अंदर भी जो बुनियाद फाउंडेशन जैसा एक कोर्स चलता है जो 9वीं और 10वीं के लिए चलाया जाता है, उसमें बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाता है। बच्चे क्लासरूम के अंदर आते हैं, ऑनलाइन टीचर कोई चंडीगढ़ से बैठ करके, कोई रेवाड़ी से बैठ करके, जहाँ पर भी उनका मेन सेंटर होता है, देश के लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। एक ही टीचर हर ब्लॉक के अंदर लगभग मिशन बुनियाद का सेंटर है, वहाँ पर वो डिजिटली पढ़ते हैं। बस उनके पास असिस्ट करने के लिए एक टीचर अपॉइंट किया गया है कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये डिजिटलाइजेशन का ही एक तरीका है कि बच्चे एक बेहतरीन टीचर हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को एक साथ अच्छी तरीके से पढ़ा सके। और उसके लिए एक मेन जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो डिजिटल डिवाइस की ज़रूरत होती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू की गई है उसके अंदर डिजिटल एजुकेशन के ऊपर जोर देने का काम किया गया है। इसलिए प्रदेश के हर स्कूलों के अंदर भारत सरकार के द्वारा डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करवाई गई है। हरियाणा प्रदेश के भी ऐसा कोई ही स्कूल, मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल होगा जहां पर डिजिटल बोर्ड की का अरेंजमेंट सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। वहां पर कनेक्टिविटी दी गई है ताकि बच्चों को डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी पढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ सुपर 100 जैसा प्रोजेक्ट लाया गया है, उसमें भी बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो डिजिटल तरीके से दिए जाते हैं कि एक बेहतरीन टीचर कि उनको मोटिवेट करना है। दिल्ली से बैठ कर के पूरे देश के बच्चों को कोई मोटिवेट किसी एक्सपर्ट से मोटिवेशन दिलवानी है तो वो दिलवाई जा सकती है। तो डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने के बारे में जो है वो काम किया जा रहा है और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसका प्रभाव है वो भी देखने को मिल रहा है। और एक कल्चर थी पहले कि बच्चे ट्यूशन पर पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि अब बच्चे अपने घर के अंदर बैठ कर के
एजुकेशन पैक आते हैं और उस पैकेज को लेकर के अपने घर में ही फिजिक्स पढ़ रहा है बच्चा, उसको लेकर के ही केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, हर सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। बस डिजिटली आप लोग साउंड होने चाहिए, तो सारी व्यवस्थाएं कम लागत के ऊपर आपके पास आपको मिल रही है। अब तो हायर एजुकेशन के अंदर भी ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोविज़न किया गया है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है कि जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी के अंदर जा कर के नहीं पढ़ना चाहते लेकिन रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन तरीके से वो मास्टर डिग्री के अंदर भी और भी दूसरे कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ये काम शुरू भी कर दिया। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही कमाल है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई को बीच में किसी कारण से ड्रॉप कर गया, कोई आर्थिक परिस्थिति थी, लेकिन अब वो मैच्योर हो चुका है, अपना कोई कारोबार करता है, वो कॉलेज में जा कर के, यूनिवर्सिटी में जा कर के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी रेगुलर मोड में उसको एडमिशन देती है और उसके पश्चात उसकी क्लासेस ऑनलाइन चलती है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं या ऑनलाइन लेक्चर आते हैं डायरेक्ट, तो वो वहाँ से भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस विषय को लेकर के भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को डिजिटल रूप से साक्षर करने का प्रयास किया जाए, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कोरोना जैसी कोई आफत दोबारा फिर परमात्मा ना करे कि ऐसा बुरा वक्त दोबारा से आए, तो हम लोग उसके लिए तैयार रहें। लेकिन अब भी आप लोग देखते हैं कि हमारे जो बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, पहले मोटी मोटी फीस दे करके ट्यूशन सेंटर पर जा करके पढ़ा करते थे, लेकिन अब 3-4 हज़ार रुपये में कोई पैकेज लेते हैं और ऑनलाइन और रिकॉर्डेड सारी चीज़ें जो टेस्ट वेस्ट है उनके उस पर चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट निकल करके आया, प्रैक्टिकली ऐसे कंसेप्ट की आवश्यकता थी और वो कंसेप्ट निकल करके आ चुका है। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लोग मुखर्जी नगर में जाया करते थे, जहाँ पर उनको लाखों रुपए की फ़ीस अदा करनी पड़ती थी, वहाँ रहने का खर्च अलग से देना पड़ता था। और दिल्ली जैसे शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हेल्थ को लेकर के भी कितने सारे इशू रहते हैं, तो उन सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं जो डिजिटलाइजेशन ने उसको सरल किया है। आज बच्चे अपने घर में बैठ कर के लाखों रुपए जहां फीस दे करके, अपना समय दे करके कोचिंग लेते थे, आज वो अपने घर में बैठ कर के एक मोबाइल से ही, एक स्मार्ट टीवी से, स्मार्ट एलईडी से उसके साथ जुड़ करके और नेट की कनेक्टिविटी जोड़ करके कोई ऐप ले करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें इस चीज़ को बहुत महत्व दिया गया है और कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकली रूप से काफ़ी तेज़ी के साथ युवाओं के अंदर प्रचलित भी हो रही है और उसको अडोप्ट किया जा रहा है और उसको अडोप्ट कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। और 2026-27 से निश्चित रूप से जो नए बच्चे हैं, जो अभी पहली कक्षा में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, उनके अभिभावक जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो साथी दूसरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन अपने आसपास वाले लोग अगर आप लोगों से इस विषय में बात करते हैं तो ये बात क्लियर है कि 6 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जो 6 वर्ष कंप्लीट होने का जो आयु पीरियड होगा वो 1 अप्रैल माना जाएगा और उसके पश्चात यदि बच्चा क्राइटेरिया में आता है तो उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। नहीं तो जो पहले 3 से 8 वर्ष जो फाउंडेशन लेवल है बच्चे का, जिसमें बच्चों को सामान्य बातें, प्री स्कूलिंग और ग्रेड 1 और 2 है, उस दौर में रहना पड़ेगा। जो नेक्स्ट 3 है वो 5वीं कक्षा तक 5+3 यानी कि बच्चा 3 से 8 केवल ग्रेड 1 और 2 करेगा। उसके बाद 8 से 11 में बच्चा 5वीं क्लास तक जाएगा, यानी कि ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 और 5वीं क्लास तक बच्चे को मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी। उसकी जो मातृभाषा है उसमें बच्चे को समझाया जाएगा और सामान्य विषय उसमें रखे जाएंगे जो बच्चे को
को पढ़ाए जाने हैं, उसके लिए भी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सिलेबस डिज़ाइन किया जा चुका है और डिज़ाइन हो रहा है। और उसके बाद 6 से 8 3 साल नेक्स्ट, यानी कि छठी, सातवीं और आठवीं, और उसके बाद 4 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। ये फार्मूला है 5+3+3+4। लोगों को कई बार असमंजस हो जाती थी, भाई ये फार्मूला हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि 5+3+3+4 क्या है। और मुख्यतः जो भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा था कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो 9वीं से बच्चों को दिए जा रहे थे या एक सब्जेक्ट के तौर पर उनको पढ़ाया जा रहा था, उसको ग्रेड 6 से लागू करने की तैयारी है। यानी कि वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए कक्षा 6 से अब जो है राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी तैयारी कर रही है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हल्की फुल्की सी जानकारी थी। और मोटी मोटी सी बात ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य जो पुरानी हमारी शिक्षा नीति है उसको उसमें बदलाव करना है, और एक बड़ा बदलाव करना है, ताकि जो रटने वाली कल्चर है वो कम हो, समझने वाली और मूल्यांकन की कल्चर जो है वो बढ़े। और लगभग हर स्टेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। समग्र शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। 5वीं क्लास तक के बच्चे को किसी प्रकार की कोई चीज़ें समझने में परेशानी ना हो, कोई अन्य भाषाएं उसके लिए कठिन हो सकती है, लेकिन जो मदर टंग है, जो उसकी मातृभाषा है, उसी भाषा में उस बच्चे को वो विषय जो ग्रेड 5 तक रखे गए हैं वो उसको पढ़ाए जाएंगे। यानी कि ये दबाव नहीं है कि बच्चे को कोई ऐसी लैंग्वेज जो उसकी अपनी लैंग्वेज नहीं है उसमें पढ़ाने के लिए बाध्य करे। 5वीं क्लास तक के हर बच्चे को मदर टंग के अंदर एजुकेशन देने का प्रोविज़न किया गया है। और उसके बाद जो 10th स्टैंडर्ड तक है वो 3 लैंग्वेज सिस्टम रखा गया कि बच्चे को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान जरूर हो। और हरियाणा में उसको अडॉप्ट कर लिया गया है 3 लैंग्वेज सिस्टम को, कि हर बच्चे को 3 जो भाषाएं हैं वो पढ़नी होगी। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। उसके अलावा पंजाबी बच्चा पढ़ सकता है, संस्कृत और पंजाबी में से एक, क्योंकि ये 2 भाषाएं और जो हमारे हरियाणा के अंदर हैं वो मुख्यतः बोली जाती है। तो संस्कृत और पंजाबी में से एक लैंग्वेज और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चे को पढ़नी होगी। +2 उसी तरीके से होगी, उसको +2 ही बोला जाएगा। कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या +2 ख़त्म हो जाएगी या +2 नहीं होगी। +2 होगी उसी को, लेकिन +2 का क्या, किस एज में, कितने कितने साल में कौन कौन सा वो रहेगा, उसके लिए एक थोड़ी सी एक नियमावली बनाई गई है। और उस नियमावली के अनुसार ही बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। और कोई बात रहती हो तो कोई साथी कमेंट करके पूछ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर कोई विषय छूटता है तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सके। मोटी मोटी सी समझने वाली बातें तो ये है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सामान्यतः यही बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रहेगी। और उसके साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना आवश्यक है, नैतिक शिक्षा और महापुरुषों की जीवनियाँ, महापुरुषों की जो जयंती है वो मनाने का प्रचलन हर प्रदेश के अंदर, हर राज्य के अंदर हो चुका है, ताकि बच्चों को अपने महापुरुषों के जीवन के बारे में जानकारी रहे। उनके जीवन के ऊपर विद्यालयों में कंपटीशन भी करवाए जा रहे हैं, उनके जीवन के ऊपर चर्चाएं भी की जा रही हैं, उनके जीवन को बताने के लिए हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है, जो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में, अनौपचारिक शिक्षा के रूप में बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जयंती का, बहुत बलिदान दिवस का बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे उनके बलिदान दिवस को बहुत अच्छे से मनाया गया।
उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, चाहे किसी महापुरुष की जीवनी को मनाना हो, चाहे स्वच्छता को के बारे में हो, बच्चे को आचार और व्यवहार की शिक्षा भी मिले, तो हर महापुरुष के जीवन के बारे के साथ जोड़ करके बच्चों को एजुकेशन देने का काम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किया जा रहा है। उसके साथ साथ बच्चों को खेलों के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि बच्चा केवल पढ़े लिखे ही नहीं, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल के क्षेत्र में भी आगे लेकर के जाए। उसके लिए खेल नर्सरियाँ जो हैं वो जो स्कूल हैं, जिन स्कूलों ने ये डिमांड की कि हमारे विद्यालय में बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा खेल की भी कोचिंग लेना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को ध्यान में रख करके खेल नर्सरियां भी दी गई हैं। और बहुत सारे स्कूल के अंदर बच्चों को बाकायदा छात्रवृत्ति के साथ, कि जो बच्चे जिस गेम के अंदर होते हैं, 30-30, 40-40 बच्चों को एक गेम की, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हैंडबॉल हो, चाहे योग हो, चाहे जूडो कराटे हो, कोई भी गेम किसी बच्चे का जो उस एरिया के अंदर खेला जाता है, अगर उस लेवल के बच्चे वहाँ पर हैं तो उसको आधार मान करके और वहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस को आधार मान करके बहुत सारे स्कूलों के अंदर खेल नर्सरियाँ दी गई हैं। और खेल नर्सरियों के साथ साथ बच्चों को कोच भी प्रोवाइड किए गए हैं, और वो कोच बच्चों को सुबह और शाम को ट्रेनिंग भी देते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे उस खेल नर्सरी के लिए सिलेक्ट होते हैं, उन बच्चों को बाकायदा उनकी डाइट के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। 1500 से लेकर के 2500 रुपये तक शायद वो स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि बच्चे उस राशि से अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करें। और जहाँ पर वो खेल नर्सरी होती है वहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए निःशुल्क व्यवस्था भी रहती है। तो ये काम भी कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतरीन वातावरण देने के लिए किया जा रहा है, ताकि बच्चे का सार्वभौमिक विकास हो सके, शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, और बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व होकर के स्किल्ड एजुकेशन, कौशल से परिपूर्ण शिक्षा लेकर के ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर समाज के लिए तैयार हो, और जो प्रोडक्ट वो तैयार हो वो देश और राष्ट्र को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने वाला हो। तो और कोई विषय अगर कोई रहता है तो जो साथी जुड़े हुए हैं तो वो बता सकते हैं। मेरे साथ सुनील कुमार वत्स जी, जो कि एक महान शिक्षाविद है, आपका अभिनंदन स्वागत। प्रतिभा मित्तल जी, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। सतीश कुमार जी मेरे मित्र हैं, आप भी जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत। श्री बलबीर शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। ये महत्वपूर्ण विषय हैं, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो। और उसके पश्चात ये वीडियो जो दूसरे लोग भी देखेंगे, क्योंकि लाइव के साथ साथ ये रिकॉर्डेड भी जाता है, तो इस वीडियो में लगभग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के जो स्कूल लेवल पर आप लोगों के पास क्वेरीज आ सकती हैं, वो सारी इसमें कंप्लीट कर ली गई हैं। और कोई विषय इस को लेकर के रहता है तो आप लोग मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग उसके ऊपर भी हल्की फुल्की डिस्कशन कर सकें। वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन वीडियो एक हेल्दी टॉपिक को लेकर के है, और नया सेशन अभी 2026-27 शुरू होने वाला है, और उसको लेकर के बहुत सारे क्वेरीज आसपास अभिभावकों की हम सब के पास आ सकती है। तो आप लोग सभी जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़े और जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और लगता है कि इस वीडियो से दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं, तो आप इसी वीडियो को दूसरे साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।